ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग मेनली जो प्रॉब्लम है, जो भी दो लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने देखा, उस पे ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और आपका जो आज जो है पहला जो टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर्स एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, वो आपका एंड हो जाएगा आज। और आज कुछ मैं प्रॉब्लम करूँगा और फिर आपको प्रॉब्लम्स इस टॉपिक पे बेस्ड आपके क्यूज वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। और सेम फॉर्मेट में रहेगा, क्वेश्चंस वगैरह सब, यानी तो एमसीक्यू रहेगा, न्यूमरिक टाइप रहेगा, और यानी तो एमएसक्यू टाइप रहेगा, राइट। तो आज जो मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा तो वो तो बेसिक प्रॉब्लम्स रहेंगे ही, राइट। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड क्या, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो उसमें ही आपको क्यूज सेक्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आप जो है फर्दर चैप्टर वाइज जो है वो आपको क्यूजेस दिखेंगे, तो वो मैं ऐड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बहुत रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने दो लेक्चर्स में अभी क्या देखा। सबसे पहले वेक्टर v इज़ इन टू डायमेंशनल स्पेस हैज़ टू कंपोनेंट v1 एंड v2। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर है, राइट, तो उसमें कितने कंपोनेंट हैं वो ये बता सकता है कि कंपोनेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट जो है एक डायरेक्शन में आपको बताता है कि कितना यूनिट चलना है। तो ओवरऑल किसी भी वेक्टर का अगर डायमेंशन निकालना है तो उसके कंपोनेंट काउंट कर लो, तो उस वेक्टर का डायमेंशन निकल जाएगा। तो कोई भी वेक्टर है, टू डायमेंशनल वेक्टर है, तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कि v इज इक्वल्स टू v1 v2, ये वेक्टर है। थ्री डायमेंशनल से कोई वेक्टर है तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे, आपको तीन कंपोनेंट चाहिए टू स्पेसिफाई दैट पॉइंट, राइट। सो दूसरा क्या है कि अगर आपको वेक्टर एडिशन करना है तो सिंपल है, अगर ये टू डायमेंशनल स्पेस से है, ये भी टू डायमेंशनल स्पेस से है, तो आप क्या करो, फर्स्ट कंपोनेंट को इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड कर दिया, राइट। सेकंड कंपोनेंट के इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ ऐड कर दिया। इसी तरह से एक और ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि कोई ये वेक्टर v है, ये c क्या है, एक c कोई भी कांस्टेंट नंबर है, वो 0 1 2 3 कोई नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, राइट। तो कैसे करते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो c है उसको हम फर्स्ट कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और c को हम सेकंड कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ और, ये बताओ कौन सा वेक्टर है, रो वेक्टर है या कॉलम वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है, राइट। कॉलम वेक्टर का हम लोगों ने नोटेशंस देखा था कि आप स्पेस बचाने के लिए, अब देखो इसी को हम वर्टिकली लिखते हैं तो फिर मेरा जो नेक्स्ट लाइन का स्पेस है वो मतलब इफिशियंट नहीं रहता। तो बुक्स वगैरह में ज़्यादातर कॉलम वेक्टर को इसी तरह से लिखा जाता है, विथ ये पहला कंपोनेंट हो गया, कॉमा दिए, और फिर दूसरा कंपोनेंट हो गया। अगर इसी को रो वेक्टर के फॉर्म में लिखा रहता है ना तो ये कॉमा नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉलम वेक्टर्स है। तो ये दो फंडामेंटल हम लोगों ने, जो बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं जो वेक्टर के साथ हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों को अच्छे से पता है कि कैसे करते हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और हम लोगों ने देखा था इसको ज्योमेट्रिकली भी, कि कैसे वेक्टर एडिशन का इफेक्ट क्या है, कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं ज्योमेट्रिकली, और क्या होता है वेक्टर एडिशन। इसी तरह से हम लोगों ने देखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ज्योमेट्रिकली क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर कोई भी दो वेक्टर है आपके पास, तो पहले क्या करो, जैसे कि दो वेक्टर है आपके पास, आपने पहला वेक्टर u लिया, ठीक है, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया c। दूसरा वेक्टर v लिया, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तीन वेक्टर है तो तीसरा वेक्टर v लेंगे w, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और सबको हम ऐड कर दिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर, राइट। और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या, वो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा कि एक्चुअल अगर हम कोई चीज़ वेक्टर है उसका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उससे हमको क्या मिल रहा है, तो वो विजुअलाइजेशन मैंने आपको दिया, राइट। जैसे कि फोर्थ पॉइंट यही बोल रहा है कि टेक ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू और वी यू एंड वी और यू वी डब्ल्यू। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास किस टाइप के वेक्टर है, अगर तो उतना स्पेस आप एक्सप्लोर करोगे, और इन वेक्टर्स का जो स्पैन होगा वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर कौन सा है। तो इसको भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था। या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों वेक्टर मिल करके, अगर ये तीनों थ्री डायमेंशनल स्पेस से हैं तो, और तीनों मिल करके, और मिल करके लेने का, मिल करके कहने का ये मतलब है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा स्पेस को कहीं पे भी आपको पहुंचा सकता है,
राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो। कोई एक स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो किसी एक पॉइंट पे पहुंचोगे, राइट। तो अगर ये तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है, अगर मैं टर्म खोल करके बोलूँ तो अगर इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के बारे में आपको धीरे 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 सारी चीज़ जो है ना डाइजेस्ट होते जाएगा। अभी मैंने इंडिपेंडेंट के बारे में क्या बताया कि लेट्स अज्यूम करो कि ये तीनों वेक्टर 3 डायरेक्शन में, राइट। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है और ये 3 डायमेंशनल स्पेस से लिए गए हैं, तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है आपको पूरा स्पेस एक्सप्लोर करवा सकता है, राइट। और स्पेस पूरा स्पेस एक्सप्लोर करवा सकता है, इसका मतलब ये मत समझना कि हम अंतरिक्ष में कहीं पे भी घूम सकते हैं। लेक्चर का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट यही था कि स्पेस अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, राइट। और ये हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे अगर ये 3 वेक्टर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है पूरा स्पेस को कैप्चर करे या पूरे स्पेस में आपको कहीं पे भी लैंड करवा दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन को ही कैप्चर कर रहा है, एक पूरा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हम हमेशा लाइन पे ही स्टक है। और अगर तीनों वेक्टर अगर जीरो है वेक्टर है तो आप हमेशा कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, हमेशा कहाँ पे स्टक रहोगे, जीरो वेक्टर के पास, जीरो स्पेस में ही स्टक रहोगे, राइट। तो यही चीज़ बोल रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो यही सब पढ़ा, राइट। अब इस पे ही बेस्ड हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको ओवरऑल थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो अगर कुछ भी गैप रहा हो। इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, लीनियर कॉम्बिनेशन को। वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, आपके माइंड में जो है ना एक पिक्चर बैठता है कि एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं। हम जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम करना क्या चाह रहे हैं बाय फाइंडिंग दैट सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे अभी लेक्चर में जाओगे ना आपको पूरा क्लियर पिक्चर रहेगा लीनियर अलजेब्रा का, राइट। सो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं पढ़ना, हमें इंट्यूशन भी डेवलप करना है ताकि आप जो है सब्जेक्ट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे सब्जेक्ट के लिए, राइट। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आएगा, राइट। आप इन्जॉय करोगे सब्जेक्ट को। और अगर सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैंने ही स्टार्ट कर दिया चलो टाइप ऑफ मैट्रिसेस, स्टार्ट कर दिया कि नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स क्या है, बता दिया, प्रॉपर्टीज़ बता दिया, फिर मज़ा नहीं आएगा। वो फिर काइंड ऑफ स्पेसिफिकली एकदम टू द पॉइंट कुछ इंट्यूटिव नहीं लगेगा आपको। लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट बहुत इंट्यूटिव है, राइट, और सिंपल है। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो कुछ हद तक बहुत सिंपल है जितना आपको पढ़ना है, राइट। तो और जब आप इसको एंजॉय करने लगोगे तो वो सिंपली, और आगे भी जो अगर कुछ हार्ड पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो वो भी आपको मज़ा आएगा अगर वो कितना भी कॉम्प्लेक्स है तो, राइट। तो किसी भी सब्जेक्ट को एक अच्छे अप्रोच से समझना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। थोड़ा टाइम लगता है बट एक बार आप समझ जाओगे देन यू विल enjoy द प्रोसेस, यू विल enjoy द सब्जेक्ट, यू विल enjoy द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दिस थिंग, राइट। और एक बार कंफर्टेबल हो गए ना तो आप तो उस टाइम एग्ज़ाम में भी आपको कॉन्फिडेंट रहेगा, राइट। और अगर आपने अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है, प्रीवियस ईयर को लगाया है, पैटर्न पकड़ लिया है कि किस तरह से गेट का पैटर्न है, राइट। तो पहला क्या आता है, पहला आता है सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एक बार सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग हो गया फिर आता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आप पैटर्न खोज रहे हो, कितना आप एग्ज़ाम को एनालिसिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर के थ्रू, राइट। अब वो पैटर्न फाइंडिंग कर लिए प्लस आपका स्ट्रॉन्ग कैप्चर जो है सब्जेक्ट पे है, तो ओवरऑल आप अच्छा एग्जीक्यूट करोगे एग्ज़ाम में, राइट। सो मेक श्योर कि अभी जितना टाइम है आपके पास सब्जेक्ट को जितना समझ सको समझो, राइट। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब भी मैं प्रॉब्लम करवाऊँ तो छोड़ना नहीं है प्रॉब्लम कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उस तरह से नहीं। एट इंस्टेंट ही समझ में आना चाहिए चीज़ें। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कि आपको चीज़ें जो है समझ में ना आए। अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से क्वेश्चंस पूछोगे मुझसे, तो आपको लेक्चर समझ में आएंगे और एट इंस्टेंट ही समझ आना चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी जैसे कि चलो पहला प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप अपना मार्क्स को काउंट करना, और हर एक को आप समझ लो कि 1 मार्क्स है, और डिपेंडिंग अपॉन ये अगर MSQ टाइप है तो उसमें 0 मार्क्स होगा, और MCQ टाइप है तो उसमें 0.33 का नेगेटिव रहेगा। और एट द एंड आप मुझे बताना कि वीडियो को पहले पॉज करना, खुद सॉल्व करना, और अगर सही हो गया तो 1 मार्क असाइन कर लेना अपने आप को,
और एट द एंड कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे बताना, और अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट सेक्शन है, उसमें भी आप मुझे बताना कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, जितने भी हम लोग प्रॉब्लम करें आप। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, और अगर MSQ है तो -0 है, MCQ है तो -0.33 है, और न्यूमरिक है तो -0 है, राइट। उस पर बेसिस ही आपको चलो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप वीडियो पॉज करो और देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 मार्क्स है इसमें, और ये MSQ है, मतलब मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें निगेटिव जो है आपका 0 है, राइट। वीडियो पॉज करना है, और मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि सिंस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर लाइव में रहता तो मैं थोड़ा देर रुकता और फिर आपसे कम्युनिकेट करता, बट आप वीडियो को पॉज करना और अटैम्प्ट करना, राइट। मैं कंटिन्यू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि द वेक्टर इन RQ, 2 वेक्टर्स आर RQ, मतलब कोई भी 2 वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस से है, और 3 डायमेंशनल स्पेस से मतलब उसके पास कितने कंपोनेंट होंगे, 3 होंगे। पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर V है, दूसरा वेक्टर W है। दीज वेक्टर स्पैन अ प्लेन। अब ये दोनों वेक्टर जो है, सबसे पहले देखो किस डायमेंशनल स्पेस से लिया गया, 3 डायमेंशनल स्पेस से, तो इसके पास कितने, पहले तो मुझे एक स्पेस बनाने दो जो 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये आपका 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, राइट। आप जिस रूम में बैठे हो वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। तो एज्यूम करो कि वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो अब इसमें 2 वेक्टर है V और W, राइट। दीज वेक्टर स्पैन अ प्लेन। ये भी दिया हुआ है कि ये क्या कर रहा है कि दोनों वेक्टर मिल करके एक प्लेन को स्पैन कर रहा है, राइट। सो विच ऑफ द वेक्टर्स लाइज इन द प्लेन। अब इसमें से कौन सा वेक्टर जो है उस प्लेन पे लाई करता है। अब जैसे कि मान लो V जो है आपका क्या है, 1 1 0 है, तो V मान लो आपका ये वेक्टर है, ऐसे ये आपको क्वेश्चन आसान है, राइट, बट मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का डिफ़िकल्टीज ना हो अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ये वेक्टर V हो गया। W क्या है, W 0 1 1 है, तो ये आपका ये W हो गया, राइट। और जब इनका आप दीज वेक्टर्स स्पैन अ प्लेन, अच्छा एक टर्म और आ रहा है स्पैन। स्पैन लीनियर कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं, LC स्टैंड्स फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। और देखोगे कि आप हमारे जो है माइंड स्पैन, तो स्पैन जो है यहीं से इंस्पायर्ड होकर के लिया गया है, राइट। माइंड मतलब हो गया जो आपका माइंड है, स्पैन मतलब हो गया कि कोई चीज़ को एक्वायर्ड करना, राइट। तो माइंड स्पैन योर माइंड्स पोटेंशियल, स्पैन योर माइंड्स पोटेंशियल, राइट। कि अपने आपका जो माइंड का पोटेंशियल है, तो यही हमारा स्लोगन है एक तरह से काइंड ऑफ, तो स्पैन योर माइंड्स पोटेंशियल, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर लाइज ऑन दैट प्लेन। अब देखो ये दोनों वेक्टर का जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो 2 वेक्टर है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्वायर्ड करेगा, कौन सा स्पेस को स्पैन करे, क्या वो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कहीं पे भी पहुंच जाएंगे अगर हम इन दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, तो नहीं पहुंच पाएंगे। हमको कम से कम 3 चाहिए था, और 3 के साथ साथ हमको तीनों इंडिपेंडेंट भी चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेक्टर है और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पैन करेगा तो क्या करेगा। अगर इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन हमको देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम एक प्लेन दे सकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, उससे ज़्यादा नहीं। और सिंस ये दोनों डायरेक्शन डिफरेंट में है तो ऑब्वियसली ये लाइन से ज़्यादा स्पैन करेगा, या इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो वो लाइन से ज़्यादा होगा, राइट। तो जैसे कि मान लो कि एज्यूम करो कि ये जो है एक प्लेन है, राइट, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये जो 2 वेक्टर हैं इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अब इस प्लेन में यही 2 वेक्टर लाई करेगा नहीं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी होगा, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये सब सारे वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करेंगे। अब मुझे ये खोजना है कि इसमें से कौन सा वेक्टर ऐसा है जो कि इस प्लेन में लाई कर रहा है,
राइट। ओवरऑल मुझे ये फाइंड करना है कि अगर मैं इन दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है कि आपने वेक्टर वी लिया, उसको आपने सी से स्केल किया, कोई भी कांस्टेंट से, आपने वेक्टर डब्ल्यू लिया, उसको आपने डी से स्केल किया, राइट, दोनों को ऐड कर दिया, यही लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। तो सी टाइम्स 1 1 0 प्लस डी टाइम्स 0 1 1, राइट। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो कैसे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये सी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डी इधर सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड करना है तो कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिए, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस डी नहीं होगा, सी प्लस जीरो होगा, और ये हो जाएगा सी प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा डी, और लिख देते हैं चलो 0 प्लस डी। तो अब डिपेंडिंग अपॉन सी क्या है डी क्या है, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर मिलते जाएगा। अब सी और डी तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या स्पैन जो होगा इन दोनों वेक्टर का, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है, राइट, वो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। और इस फॉर्म को अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहला कंपोनेंट क्या है, सी है, तीसरा कंपोनेंट क्या है, डी है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट का सम है। तो इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, राइट, तो जो भी वेक्टर होगा वो वेक्टर इस फॉर्म में ही हमेशा रहेगा, मतलब दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो पहला और तीसरा का सम होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस फॉर्म के जो भी वेक्टर्स होंगे दैट will always lie in this 2-dimensional plane, that is in the 3-dimensional space। कोई डाउट है इसमें, विजुअलाइजेशन करने में कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए विजुअलाइजेशन में भी, राइट। ये एकदम क्लियर होना, क्योंकि देखो कल हम लोगों ने कितना स्मॉल स्मॉल करके बिल्डअप किया कि कैसे जो है हम दो वेक्टर को सम कर रहे हैं तो कैसे हम एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से अगर हम हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन को लें तो हम जो है एक पॉसिबल स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास किस टाइप का वेक्टर है। अब ये दोनों वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस से लिए गए और सिंस 2 ही वेक्टर है तो ये बहुत ज़्यादा होगा तो क्या स्पेंड करेगा, एक प्लेन स्पेंड करेगा, और इस टाइम ये प्लेन ही स्पेंड करेगा क्योंकि ये दोनों 2 डायरेक्शन में, राइट। तो बहुत ज़्यादा होगा तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में ये एक प्लेन स्पैन करेगा दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन। अब बोल रहा है कि इसमें से हम मुझे ऐसा वेक्टर बताओ जो कि इस प्लेन में है, इस प्लेन में ही हमेशा रहेगा। मतलब कि ओवरऑल मुझे ये फाइंड करना कि कौन कौन से वेक्टर जो हैं दैट आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर, राइट। और जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का वो इस फॉर्म में हमेशा रहेगा। तो अब देख लो ऑप्शन, MSQ क्वेश्चन है, तो सी है यानी कि 2 और 1 दोनों को ऐड किया तो 3 मिल गया, इस फॉर्म में है यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा देखते हैं, ये आपका 1 है, ये 3 है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा क्या है, चौथा भी नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपका सिर्फ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला वाला हो जाएगा, राइट। जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया विदाउट माय हेल्प, बहुत अच्छी बात, आप अच्छी तरह से समझे हो, राइट, और आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, राइट। और जिन्होंने नहीं भी किया, गुड, आप बिल्डअप करो, आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो जो अभी समझ रहे हैं उनको भी आप बीटअप कर सकते हो, राइट। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। ऑल राइट, ये दूसरा क्वेश्चन है। सेम दूसरे क्वेश्चन में आपको जो है ये न्यूमरिक टाइप है तो आपको इसमें 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने इसको गलत सॉल्व किया तो 0 मार्क्स नेगेटिव रहेगा, राइट। वीडियो को पॉज करो, आराम से सोचो समझो, इसमें टाइम लिमिटेशन कुछ नहीं है, आप वीडियो पॉज करो, आराम से इसको पढ़ो देखो और इसका आंसर को फाइंड करो, राइट। हम कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा है कि गिवन वेक्टर v एंड w, देखो अब यहाँ पे सही ढंग से लिखा हुआ है कॉलम वेक्टर एंड वेक्टर b for what value of scalar c and d such that the linear combination of these 2 vector, कैसे लिया लीनियर कॉम्बिनेशन, दोनों वेक्टर लिया, स्केल किया, दोनों को ऐड कर दिया, एंड दैट लीनियर कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल्स टू b होल्ड्स ट्रू, फाइंड c माइनस d।
तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि कौन सा एक स्पेसिफिक और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड डी सच दैट कि अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो आपको ये वेक्टर मिलना चाहिए, राइट। और देखोगे कि आप जब हम अच्छा इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करो, और आई थिंक 30-40% जो लीनियर अलजेब्रा है ना इसी क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, राइट। अभी जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे कि आपके पास वेक्टर वी है, आपने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, डब्लू है, आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इन दोनों वेक्टर का, एंड बोला है कि कौन सा ऐसा हम सी और डी वैल्यू निकाले जैसे जिससे कि हमको वेक्टर बी मिल जाए। सी वेक्टर वी कितना है 2 - 1 प्लस डी डब्ल्यू कितना -1 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 0। बोला कि कौन सा ऐसा हम सी और डी ले, ये सी और डी आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन ले ताकि हम इस वेक्टर तक पहुंच जाएं। अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपके पास क्या है, कोई एक वेक्टर ये वी है, कोई वेक्टर एक डी है, राइट। तो हम ऐसा कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन ले जो कि हमको यहाँ पे पहुँचा दे, यहाँ पे 1 0 पे, इन दोनों का सम। तो सम मतलब किस तरह से हम स्केल करें या इन दोनों वेक्टर को और फिर एडअप करें ताकि हम यहाँ पे पहुँच जाए, राइट। तो अगर जैसे कि अब इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। अभी अगर आपको कुछ नहीं नॉलेज तो आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे कि चलो देखते हैं कि सी का कुछ वैल्यू 1 लेते हैं, डी का वैल्यू 1 लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको 0 दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो आप सोचोगे कि चलो हम सी को 2 ले लेते हैं, तो ये इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये डी को हम 1 ले लेते हैं तो ये यहाँ वाला कॉम्पोनेंट 2 हो गया, तो ये 2 -2 और 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ वाला कॉम्पोनेंट 0 मिल जाएगा, राइट। तो अब ये इसके लिए फर्स्ट कॉम्पोनेंट के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तो सी आपने क्या लिया है 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 4, और डी कितना लिया था आपने 1 लिया था, तो ये कितना हो गया -1। तो 2 -1 1, तो लग रहा है सही हो गया, मतलब आपने हिट एंड ट्रायल से कोशिश किया तो आप सही पा रहे हो। देखो चलो इसको हम लोग लिखते हैं, सी अगर हम 2 लेते हैं, नहीं सही नहीं हुआ, अब देखो सी अगर हम 2 लेते हैं और डी हम 1 ले लेते हैं, राइट। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 2 दूना 4 और -2, 4 और -2, डी कितना हो गया, सॉरी डी टाइम्स दिस वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 2, और ये कितना ये दोनों तो ऐड हो जाएगा तो ये 0 आ गया, ये 4 में से 1 गया 3, तो ये तो नहीं आ रहा है, इसके इज़ नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी, राइट। तो आप क्या करोगे, इस तरह से ही हिट एंड ट्रायल करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो अभी तो हम लोग हिट एंड ट्रायल ही करते हैं, बट इसका एक सिस्टमेटिक वे है सॉल्व करने का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, राइट। कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड डी आई विल गेट दिस वैल्यू बी, कि हम कौन सा एक स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन ले ऑफ दीज वेक्टर ताकि बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर आई कैन गेट दिस वेक्टर, और मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ। तो ये सब हम लोग सॉल्व, और देखो एक तो ये हो गया, अभी इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि सी क्या होगा डी क्या होगा, उससे पहले 1-2 चीज़ और जो कि आपको आगे हेल्पफुल आएगा, और आपने अभी तक कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा अगर आपने कॉलेज में पढ़ा होगा या कहीं पे भी। दिस सेम थिंग कैन बी रिटन एज अ लीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। कैसे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपने मल्टीप्लाई किया 2c - d लिख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट को, एंड दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस, राइट। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, -c + 2d इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, अब हमको फाइंड क्या करना है, सी और डी फाइंड करना है। तो अब जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो अभी तक जैसे आपने सीखा होगा उस तरह से आप कर दो तो आपको सी और डी मिल जाएगा। एक तो ये वे हो गया रिप्रेजेंट करने का, बट अब हम लोग के पास अब देखो हम लोगों ने n डायमेंशंस वगैरह वेक्टर के बारे में बात किया है। तो अब अगर मान लो कि आपके पास वेक्टर वी है जो कि 1000 डायमेंशनल स्पेस का है, वेक्टर डब्ल्यू है ये भी 1000 डायमेंशनल स्पेस का है, वेक्टर बी जो है वो तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर पॉसिबली तो वो भी 1000 डायमेंशनल वेक्टर का होगा। तो अगर
हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1000 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो उसको हम उस तरह से ना लिख करके हम क्या करते हैं कि एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, जिसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो देखो हम क्या करते हैं, सिंपली देखो थोड़ा सा हम आगे के चैप्टर्स को जो है ना उसको बता रहे हैं। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं भी हो रहा तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, आपको पता चलेगा कि हम आगे क्या पढ़ना है, राइट। हम एक्चुअल किस टाइप के प्रॉब्लम से हम डील करने वाले हैं और लीनियर अलजेब्रा में किस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, राइट। तो एक तो ये हो गया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। दूसरा वे रिप्रेजेंटेशन का क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन। आप सिंपली क्या करो, पहला जो वेक्टर है कॉलम वेक्टर, उसको एज अ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स पुट कर दो, और इसी मैट्रिक्स से ही ये हम लोग इसको बोल दिए कि ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर उसको एज अ कॉलम इसको आप रख दो, राइट। और जो भी आपके अननोन्स है उसको एज अ वेक्टर कंसीडर करो, एंड दैट इज इक्वल्स टू बी, राइट। अगर इसको आप मैट्रिक्स ए बोलोगे, अगर लेट सपोज करो इसको एक्स बोल रहे हो, दैट इज इक्वल्स टू बी, तो ये ए एक्स इज इक्वल्स टू बी जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सारा एक ही चीज़ है, राइट। मैट्रिक्स वगैरह इसलिए रोल में आया क्योंकि हम अगर बिगर डायमेंशंस हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, राइट। और कंप्यूटर्स वगैरह में हम उसको एरे के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, n डायमेंशनल एरे, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब हमारा गोल क्या है, इस x को फाइंड करना, यानी कि इस वेक्टर को फाइंड करना। और ये आप देखोगे आगे जब हम लोग डील करेंगे ये सब सारी चीज़ें, मैट्रिक्स इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम लोग उसको स्टॉप करते हैं, आगे फर्दर जो भी चीज़ें आने वाली है वो आगे आएंगी ही, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 9th 10th क्लास में आपने सॉल्व किया होगा, तो आप यहाँ से कैसे करोगे, आपके पास 2c अगर और या नहीं तो अगर आप जाना चाहते हो और हिट एंड ट्रायल करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। बट हिट एंड ट्रायल जो है इज़ नॉट ऑलवेज अ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम का, कि आपके पास एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए टू डील दैट प्रॉब्लम, राइट। अगर आपके पास कोई चीज़ का सिस्टमेटिक वे नहीं पता है अभी तक आपको, राइट, मे बी वो होगा, सॉल्यूशन होगा समवेयर, किसी ने सर्च करके रखा होगा, आपको नहीं पता है, तो हम लोगों का नेचर क्या रहता है कि हम लोग उसको हिट एंड ट्रायल करते हैं। या इन जनरल ऐसे मैं बात करूँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, राइट। तो हिट एंड ट्रायल से भी बता सकते हो, बट यू नो हाउ टू सॉल्व द दो इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्यों नहीं अपने जो इक्विपमेंट्स है उसको यूज करें, राइट। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 2c माइनस डी इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरे इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 4d that is equals to 0. So this equation 2 has got multiplied by 2 and this is equation 1, right. ये 2c गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d is equals to 1, so d is equals to 1 divided by 3, right. अब d आ गया तो आप c भी फाइंड कर सकते हो, तो c is equals to 1 plus 1 divided by 3, that will be 4 divided by 3, और फिर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि c जो होगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 होगा, राइट। कैसे फाइंड करना है, सिंपली d को इस इक्वेशन में पुट कर दो और c मिल जाएगा आपको। अब देखो सिंपली देखो कि क्या अगर मैं c को 2/3 लूँ और d को मैं अगर 1/3 लूँ, तो क्या दिस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर मुझे यहाँ पे लैंड करवाएगा कि नहीं करवाएगा, करवाएगा। अब देखो स्केलर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा यहाँ 4/3 पहला कंपोनेंट माइनस 2/3 प्लस दिस वन,
एंड ये क्या हो जाएगा आपका, -1/3 और 2/3, राइट। इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, 4 में से 1 गया 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, 2/3 2/3, प्लस में है माइनस में है 0, तो आप यहाँ पे पहुँच रहे हो। यानी कि ओवरऑल स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये फाइंड करना था कि मुझे कौन सा मुझे एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन दो ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर वी एंड डब्ल्यू, जो कि मुझे यहाँ तक पहुँचा सके, राइट। वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन क्या था कि आप सी को 2/3 ले लो और डी को जो है 1/3 ले लो, तो आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है, सी माइनस डी। सो व्हाट विल बी सी माइनस डी, सो सी माइनस डी, that c is 2/3 and d is 1/3, so that will be 1 divided by 3, that is 0.33। मूव करते हैं, करेक्ट किया होगा आपने तो अपने आप को +1 असाइन कर लेना, और नहीं किए होंगे करेक्ट तो आप इसको समझना और देखना, फाइंडिंग्स रखना अपने आप को कि एक्चुअल चीज़ हम लोग आगे क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। अब इसी में आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा और आइडिया दूँ आपको, अब ये वेक्टर्स हैं तो आप इनको कॉलम वेक्टर्स की तरह देखोगे, तो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उसको हम बोलेंगे कि कॉलम स्पेस है, राइट। अब इस वेक्टर को आप ऐसे भी देख सकते हो, रो वाइज भी देख सकते हो, राइट। तो उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे रो स्पेस बोलेंगे, राइट। अब अगर हम इस मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन को देख रहे हैं, राइट, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे जो आपको बी के साथ बी पे पहुंचा सकता है, यानी कि बहुत सारा ऐसा वैल्यू होगा जो आपको सेम वेक्टर पे पहुंचा सकता है, सेम पॉइंट पे पोजीशन पे पहुंचा सकता है, और मे बी देयर इज़ ओनली वन यूनिक कॉम्बिनेशन जो इस पॉइंट पे पहुंचा सकता है, और देयर में बी नो कॉम्बिनेशन कि आपको। एक केस में बताता हूँ, जैसे इस केस में मान लो कि कोई वेक्टर है जो कि इस प्लेन पे नहीं है, तो अब कितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेते रहो, अगर आउट ऑफ वो प्लेन है वो पॉइंट, तो आप तो स्टक हो ना इस प्लेन पे, कितनों भी लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे इसी प्लेन पे रहोगे। अब कोई पॉइंट इस प्लेन से बाहर है, आप कैसे पहुंच सकते हो इन दोनों के हेल्प से, लेते रहो लीनियर कॉम्बिनेशन, नहीं पहुंच पाओगे, राइट। सो आप देखोगे कि ये क्या है, एक तरह से आप इसको बोलो कि ये मेरा सॉल्यूशन है जो कि हमको हेल्प कर रहा है, मेरे लिए सॉल्यूशन है, मेरे लिए हल है ये, राइट। क्योंकि यही कॉम्बिनेशन हमको बता रहा है कि क्या लेना है, कितना लेना है, कितना से इसको स्केल करना है, कितना से इसको स्केल करना है कि तुम यहाँ पहुँचोगे। तो दिस इज़ माई सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन मुझे एक वे से भी पहुँचा सकता है, यूनिक वे होगा यहाँ तक पहुँचने का, और यहाँ नहीं तो बहुत सारा वे होगा, और यहाँ नहीं तो कोई भी वे नहीं होगा, राइट। सो इस सॉल्यूशन का भी एक अपना स्पेस होगा जिसमें कि हम बोलेंगे कि नहीं ये, तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल स्पेस बोलते हैं, राइट। सो जब आप इस तरह से देखोगे मैट्रिक्स को A × X = B कॉलम वाइज, तो दैट विल बी नल स्पेस। बट इसको अदर वे अराउंड भी देख सकते हो, जैसे कि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज देखोगे, देन दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ लेफ्ट नल सॉल्यूशन, राइट। बट अभी इन सारे टर्मिनोलॉजी से आपको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। ये मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है, अब आपको ऑलमोस्ट 30 to 40% जो है आपका लीनियर अलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। यही सब चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब देखो एक चीज़ मैं और बोलना चाह रहा हूँ कि चलो इस प्लेन में सॉल्यूशन है, तो आपने ढूंढ लिया कि कौन सा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन जो है इस वेक्टर को दे देगा, राइट। अब अगर आउट ऑफ प्लेन है कोई जो कि हम ढूंढ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम फाइंड करते हैं बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मतलब द नियरेस्ट पॉइंट टू जहाँ पे कि हम पहुँचना चाह रहे हैं, राइट। तो फिर उसका उस टाइम में प्रोजेक्शंस वगैरह का जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा, राइट। प्रोजेक्शन वगैरह का हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस वगैरह, ठीक है। मतलब मैंने आपको जब कोर्स इंट्रोडक्टरी अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ लोगे, देन यू विल हैव द स्टोरी लाइन दैट विल गो थ्रू जो भी चैप्टर मैं आपको सिक्वेंसली पढ़ाऊँगा, और वो स्टोरी आप मुझे बताओगे, राइट। सो याद रखना इस चीज़ को, भूलना नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर 2 वेक्टर्स इन RQ। 2 वेक्टर दिया हुआ आपको 3 डायमेंशनल स्पेस से लिया गया है, और दीज 2 वेक्टर बिलोंग्स टू 3 डायमेंशनल स्पेस।
what geometrically describe the set of all linear combination of v1 and v2 within R3। तो आपको सिंपली देखना है कि ये जो स्पैन कर रहे हैं इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है कितने स्पेस को एक्वायर्ड कर रहा है। क्या ये स्टक रह जा रहे हैं जीरो वेक्टर के पास ही, या फिर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको लाइन तक ही स्टक रह रहे हैं, या ये 2 डायमेंशनल कोई प्लेन को एक्वायर्ड कर रहे हैं, या फिर ये पूरा कैपेबल है 3 डायमेंशनल स्पेस को एक्वायर्ड करने में। ऑब्वियसली ये 3 डायमेंशनल स्पेस को इन दोनों वेक्टर की मदद से हम नहीं कर सकते एक्वायर्ड, क्योंकि एटलीस्ट 3 वेक्टर तो हमको चाहिए ही 3 डायमेंशनल स्पेस में, और ये 2 ही है, तो मैक्सिमम ये कितना एक्वायर्ड कर सकता है, एक प्लेन एक्वायर्ड कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो ये क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो पे भी रहे, तो जीरो पे नहीं रहेगा क्योंकि ये जीरो वेक्टर नहीं है, तो ये मोर देन जीरो एक्वायर्ड कर रहा है, तो पॉसिबल है कि लाइन एक्वायर्ड कर सकता है, यानी तो प्लेन एक्वायर्ड कर सकता है, राइट। तो अब हमेशा मैंने बोला है कि जब भी आपके पास वेक्टर्स रहे, बंच ऑफ वेक्टर्स है, हमेशा आपकी एकदम पैनी नज़र होनी चाहिए कि कहीं 2 वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। हमेशा एग्जाम में यही अप्रोच रखना है, वेक्टर दिखे, मैट्रिक्स दिखे, एकदम रो वाइज देखो, कॉलम वाइज देखो, कुछ इंडिपेंडेंट कुछ मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है एक दूसरे का। जैसे कि इस केस में देखो, अगर आप v1 को ले वो, तो v1 v2 जो है वेक्टर आपका वो 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स v1 है, राइट। अगर आप 3 टाइम्स v1 कर दो, यानी कि 1 2 3, what you will get is 3 2 3 6 9 एंड दैट इज इक्वल टू द v2, राइट। तो अगर आपके पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, और अगर ये आपका वेक्टर v1 है, ये अगर v1 है, तो v2 क्या होगा, इसी का स्केल्ड वर्जन होगा। स्केल्ड वर्जन मतलब 3 गुना इससे बड़ा। इसको ओवरलैप करके बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है ओवरलैप करने में, बट ठीक है, इसको रफली खींच देते हैं। ये आपका हो गया v2, राइट। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगे तो हमेशा यही इसी लाइन पे स्टक रहोगे। अगर आप इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो तो हमेशा, यानी कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, आप इस लाइन से बाहर किसी पॉइंट को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हो, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, राइट। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें भी देखा था ये चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, राइट। तो अगर आपने सही किया तो इसमें 1, और अगर गलत किया है तो 0.33 असाइन करना अपने आप को। लास्ट में मुझे एकदम स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ कि इसको आपको कमेंट करना है, राइट। अगर नहीं किया तो जो भी इनरोल्ड यूजर है मैं समझ जाऊँगा कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, राइट। खाली कोर्स इनरोल करने से कुछ नहीं होगा। आपको जितना मैं टाइम दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अगर मैं 10 घंटे मैंने आपको लेक्चर दिया है तो आपको उसमें 20 से 30 घंटा देना होगा, राइट। तभी आप अच्छा कर पाओगे। स्टूडेंट को हमेशा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैं क्या है, मैं पढ़ा दूंगा आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग पढ़ा के निकल जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को ग्रैब करना है, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है, सारे अदर सब्जेक्ट का भी कोऑर्डिनेशन रखना है, राइट। तो टीचर से हमेशा 2 टाइम्स 3 टाइम्स मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट को। सो मेक श्योर कि आप मेरे से भी ज़्यादा आपको मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई मेहनत नहीं है मेरा, राइट। तो आपको मेक श्योर कि अगर मैं 1 घंटा भी दे रहा हूँ तो उस पर आपको 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड करना है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये चौथा हो जाएगा, नहीं। वी वेक्टर दिया, अच्छा एक नोटेशन देख लो, और कभी कभी एंगुलर ब्रेसेस के अंदर भी दे देता है, तो डिस्कम्फर्ट नहीं होना इन सब चीज़ों से। ये भी क्या है, कॉलम वेक्टर है, वेक्टर वी या डब्ल्यू है, व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड डी सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड डब्ल्यू गिव्स यू दिस वेक्टर, फाइंड सी प्लस डी। अब ये बताओ कि इसको बताना पड़ेगा, बता देते हैं, क्योंकि यहाँ छोड़ देते हैं, इसको नहीं बताते हैं। इसका आप मुझे आंसर बताना, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपने सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा कि वो सही है या गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कुछ वैसा फाइंडिंग्स तो नहीं है ना जो मुझे बताना पड़ेगा। वेक्टर वी या डब्ल्यू है, फाइंड सी एंड डी सच दैट जो है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये वेक्टर तक पहुंचा दो सी प्लस डी। ठीक है, कोई इसमें फाइंडिंग नहीं, इसमें जितना चीज़ बताना चाहिए था मुझे बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा है, कंसीडर अ वेक्टर v1 v2, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन द xy प्लेन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2
वेयर C बिलोंग्स टू दिस सेट एंड D बिलोंग्स टू दिस सेट। क्वेश्चन समझ में आया? दो वेक्टर है, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ कंफर्टेबल होना, अगर मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है दो वेक्टर्स का, तो क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं बोलना पड़ेगा मुझे कि V1 लिया फिर उसको C से स्केल किया, फिर V2 लिया उसको D से स्केल किया, फिर दोनों का सम लिया, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लिख दिया, मतलब इसका मतलब अब आगे से अंडरस्टूड रहना चाहिए कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर V1 एंड V2, राइट? डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्वेश्चन हमेशा पढ़ो तो शार्प मोड में, डिस्टिंक्ट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब चीज़ मिस नहीं करना है, राइट? इंटीजर वैल्यू, कभी एग्जाम में आया इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, आया आंसर 2.3, ले क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े, आंसर 2.3 मार के आ गए और पता चला कि पूछ रहा था कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू फिल करना है। तो ये सब मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है ध्यान से। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन दैट कैन बी फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इतना वेयर C एंड D। तो C और D दिया हुआ है मेरे पास, राइट? तो अब अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो कितना डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं, या कितना डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकता है? C टाइम्स V1 कितना है? V1 वेक्टर कितना है? C क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नहीं, यहाँ पे C आपको दिया हुआ स्कोप कि C जो है यू कैन टेक ओनली फ्रॉम दैट सेट, प्लस D कितना है? 0 1, राइट? तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपको हमेशा डिस्टिंक्ट मिलना चाहिए, मतलब अगर मैं C वैल्यू पुट करूँ और D वैल्यू पुट करूँ तो मुझे को यहाँ कोई वेक्टर मिलेगा, राइट? एंड दैट वेक्टर शुड बी बाय वेयरिंग C एंड D। देखते हैं कि कौन कौन सा मिलता है, उस पर जैसे ही निकल जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना डिस्टिंक्ट है, कितना सेम है, ठीक है? मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या है? C जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। D जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट? अब C पहले हम ले लेते हैं 0, अगर मैंने C लिया 0 तो, और D भी लेते हैं 0, तो व्हाट यू विल गेट इज़ ऑब्वियसली 0 वेक्टर, राइट? अब C जो है हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, सॉरी C को 0 ही लेते हैं और D को 1 ले लेते हैं, राइट? तो इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा? ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया? 0 1, ये भी, ये दो, ये अलग है, ये भी अलग है, राइट? उसके बाद से C हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, और D जो है हम वो अब ले लेते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0 2, राइट? इसी तरह से आप क्या लोगे? C अब फिर 1 ले लो और D जो है वो 0 ले लो, राइट? तो ओवरऑल आपको यहाँ पे कितना 3 × 3 9 पॉसिबल वेक्टर्स मिलेंगे, राइट? और अब ये चेकना, ये सारा कॉम्बिनेशन निकालना है और देखना है कि क्या सारे वेक्टर हमको डिफरेंट मिल रहे हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बताना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या है? यही वेक्टर बोलो, ये वेक्टर क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, राइट? तो क्या आपको जो कॉम्बिनेशन ले रहे हो बाय टेकिंग C एंड D, अगर आप ये C और D ले रहे हो तो क्या जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं या जितने भी वेक्टर्स मिल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट है, उन्हीं को काउंट करना है। तो आपको सारे डिस्टिंक्ट मिलेंगे, आप इसको कैरी ऑन करना, ठीक है? और बताना मुझे कि क्या सारे डिस्टिंक्ट मिले, यस और नो, राइट? इसका करेक्ट आंसर जो है हाँ सारे डिस्टिंक्ट मिलेंगे, राइट? करने की ज़रूरत नहीं है ना ये, राइट? इस क्वेश्चन का मेन एम क्या था? आपको मेन एम यही था जो कि मैं कल आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का बस मेन एम ये था कि देखो कि कैसे आप अगर डिफरेंट वैल्यू ऑफ C और D ले रहे हो, कैसे आप डिफरेंट पॉइंट पे पहुँच रहे हो। और इसी तरह से अगर आप C और D छोड़ मतलब ऐसे छोड़ दो, कोई सा भी वैल्यू पिक करो यूनिवर्सल सेट से, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी कि ये कितना कैपेबल है स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ दिस वेक्टर, वो सारे स्पेस को एक्सप्लोर कर सकता है। अगर C और D को मैं इस केस में ऐसे छोड़ दूँ, राइट? तो इस केस में ये दोनों वेक्टर जो पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस को इस पर एक्वायर्ड कर लेगा,
तो इस क्वेश्चन का बस यही मतलब था कि कैसे आप चेंजिंग बाय वैल्यू ऑफ सी एंड डी, कैसे आप डिफरेंट पॉइंट पे पहुंच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें भी आपको अगर इस क्वेश्चन में अगर हमने आंसर सही किया तो 1 और अगर गलत किया तो 0। 3 vertices of parallelogram given A, B, C, determine all possible coordinate for the fourth vector D, fourth vertex D of the parallelogram. Which of the following are valid possibilities of D? राइट, आपको 3 पॉइंट दे दिया गया है A, B और C, राइट। अब बोल रहा है कि D को हम कौन सा कोऑर्डिनेट ले या कौन सा वेक्टर ले या कौन सा पॉइंट ले ताकि हमको A, B, C और D से एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो। तो क्या अगर हम D ये लेंगे और विथ दीज 3 कोऑर्डिनेट क्या मुझे एक पैरेललोग्राम मिलेगा? अगर हम D ये लेते हैं, क्या अगर हम D ये लेंगे तो क्या मुझे पैरेललोग्राम मिलेगा विथ दीज 4 कोऑर्डिनेट? और क्या अगर हम D ये लेते हैं तो विथ दीज 4 कोऑर्डिनेट मुझे एक पैरेललोग्राम मिलेगा? और क्या अगर हम D ये लेते हैं तो विथ दीज 4 पॉइंट क्या मुझे एक पैरेललोग्राम मिलेगा? पैरेललोग्राम होता क्या है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या है, पैरेललोग्राम होता क्या है, उसमें क्या 2 भुजाएं और 2 साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो पैरेललोग्राम क्या होता है ये पहले फाइंड करना अगर नहीं पता होगा तो, उसके बाद इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करना। ये MSQ क्वेश्चन है और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको आंसर करो। MSQ क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, राइट। या इसको सॉल्व किया जाए, कुछ नहीं है एकदम, मैंने ग्राफ भी ले लिया है, आप सिंपली पॉइंट असाइन कर सकते हो और एक एक करके ऑप्शन चेक कर सकते हो, राइट। ये सब जस्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चंस, ताकि आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच रखो, राइट। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप करना, ठीक है, और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या क्या है करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला कि गिवन 2 वेक्टर्स V and W, every linear combination of V and W of the form has component that adds to 0. Find the scalar value of C and D such that the linear combination of V and W is this one. ठीक, ये डिफरेंट पार्ट है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C, राइट। तो सबसे पहला तो ये बोल रहा है कि कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन ले ताकि हमको ये वेक्टर मिल जाए, इस पॉइंट पे मैं पहुंच जाऊँ। तो C टाइम्स ऑफ 1 - 2 1 प्लस D टाइम्स ऑफ W कितना है 0 1 - 1। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V and W एंड व्हाट वैल्यू ऑफ C and D will give you this vector that is 3 3 - 6, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करते हैं, C को अगर हम 3 लेते हैं तो 3 + 0 = 3 और ये कितना हो जाएगा -6, नहीं अगर 3 लेंगे तो ये 6 होगा, नहीं होगा 3, और या एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर आप यहाँ से करो तो C = 3 होगा, दैट इज़ 100% श्योर, क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करें तो C और ये तो 0 हो गया, तो C = 3, तो C तो 3 होगा, राइट। D क्या होगा, अगर C 3 है तो ये तो 6 हो जाएगा, -6, राइट। और यहाँ पे मुझे 3 लाना है, तो D को अगर मैं क्या ले लूँ, ये -6 हो गया, अगर D को मैं 3 ले लूँ तो ये -3 हो जाएगा, राइट। अगर D को मैं, ठीक है, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, एक इक्वेशन लिख करके इस तरह से कि -2C + D = 3 है, राइट। दिस कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू दिस, राइट। C कितना है 6 है, तो 3 है, तो ये कितना -6 हो जाएगा, प्लस D = 3, तो D = आप 9 ले सकते हो, राइट। तो C आप 3 ले लो, D 9 ले लो। अब देख लो क्या ये कॉम्बिनेशन मुझे इस पे पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। पहले तो सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9, तो 9 में से 6 गया 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 और ये -9, तो 3 - 9 = -6, तो C ये हो गया, D ये हो गया,
राइट। तो बोल रहा है आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, तो सी जो है आपका वो 3 हो गया। अब एक इसका पार्ट और क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द वेक्टर इतना एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड डब्ल्यू। क्या मैं इस वेक्टर को दैट इज 3 3 6 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अब देखो इन जनरल अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन को देखोगे तो क्या होगा, c माइनस 2c एंड c प्लस ये 0 प्लस d एंड माइनस d। मैंने इस चीज़ को लिखा यहाँ पे, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू c माइनस 2c प्लस d। अच्छा सेम चीज़ लिख रहे हैं हम, c माइनस d। अब एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करो कि हर एक कंपोनेंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो c प्लस c 2c हो गया। अब ये माइनस 2c से कट जाएगा, तो और ये d माइनस डी से कट जाएगा। तो अगर कंपोनेंट के सम को हम देखें तो वो हमेशा क्या हो रहा है, उनको अगर एडअप कर रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। तो जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑफ दीज टू वेक्टर, राइट, विल ऑलवेज हैव, अगर उनके कंपोनेंट को अगर आप जोड़ोगे हमेशा तो वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। जैसे कि देखो 3 और 3 6 को जोड़े 6 हो गया, 3 और 3 को जोड़े तो 6 हो गया, और ये फिर माइनस 6 में जोड़ते 0 हो गया। या इस फॉर्म में है, नहीं है, आप कंपोनेंट को ऐड करो 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 6 करो तो ये 12 होगा। यही पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर, क्या ये जो है वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर? नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके स्कोप में ही नहीं है, राइट। अब एक चीज़ और मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। देखो v कंपोनेंट को जोड़ो वेक्टर v के, 2 माइनस 2 है, ये 1 और 1 2, तो ये 0 कंपोनेंट ऐड हो रहा है। w क्या हो रहा है, 1 माइनस 1, ये कट गया, ये 0 प्लस 0, तो ये इसका भी ऐड कर रहे हो तो 0। आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले रहे हो तो सब कंपोनेंट को अगर जोड़ोगे तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। तो इस टाइप के जितने भी वेक्टर होंगे वो इनके स्कोप में होगा, राइट। अगर इस टाइप के वेक्टर अगर सारे कंपोनेंट को जोड़ करके ऐड करके 0 नहीं हो रहा है तो वो इसके स्कोप में नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगे तो भी वो आप नहीं बोल पाओगे कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी एंड डी। अब वैसा कोई सी और डी पॉसिबल ही नहीं होगा जो आपको यहाँ पहुँचा दे, राइट। चलो मूव करते हैं। ए क्लॉक हैज 12 hour mark. Consider a vector drawn from the center of the clock to each of these hour mark. What is the sum of these 12 vector? ये तो 9th क्लास के बच्चा का वेक्टर का प्रॉब्लम है जो हम लोग 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ते थे। सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, राइट। तो जैसे कि आपके पास हिंदी में बोलते हैं उसको सदिश, अदिश, वेक्टर स्केलर। ये आपका क्लॉक हो गया, सर्कल नहीं बना। ये क्लॉक हो गया। बोल रहा है कि आप यहाँ से इस सेंटर से, जैसे कि देखो बचपन में ऐसे ड्रॉ करते थे, यहाँ 6 लिखते थे, सॉरी यहाँ पे इस तरह से मार्क करके यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिए, और फिर यहाँ पे इस तरह से 3 लिख दिए और 9, ऐसे ही बनाते थे हम लोग क्लॉक बचपन में। 6, ये 7 हो गया, नहीं 7 इधर कैसे हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4, ये 7, ये 8, ये 9, 10, ये 11, ये 12, ये 1, सॉरी 1 ये कर दो, 2 ये कर दो, राइट। अब बोला है कि इसको ऑरिजिन, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लो और हर एक वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करो हर एक आवर के लिए, ठीक है। तो ये एक वेक्टर हो गया, इसके अगेंस्ट ये वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर आप सारा वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो ये इसको कैंसिल करेगा। अगर ये +2 है तो ये -2 होगा, तो इसी तरह से सारा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो सारे का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब इसी तरह से बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में पढ़ना क्वेश्चन को आप कि सेम क्लॉक लेना है, उसमें से बोल रहा है कि जो वेक्टर जो है 2 आवर पे जो क्लॉक कर रहा है उसको रिमूव कर दो,
राइट। अब फिर तब उसका सम लो, तब बताओ कि आपके पास एट द एंड सम क्या मिलेगा, राइट। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। तो ये था कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। आई होप कि सेशन यूजफुल लगा होगा आपको, कुछ ना कुछ एडअप हुआ होगा, राइट। तो आप मुझे बताना स्कोर आपने कितना किया, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही सब सारी चीज़ें जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। और नेक्स्ट सारा टॉपिक का लिस्ट हम कहाँ दिए हैं आपको, कोर्स इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिए हुए सारा टॉपिक का, राइट। और एट द एंड आप ये फाइंड करोगे कि आपका सारा चीज़ जो है ना वो कंप्लीट होगा एज पर द ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस क्या है आपका, दिस वन इज़ द ऑफिशियल सिलेबस, राइट। तो इसके आसपास के जितने भी सारी चीज़ें ना, सारा चीज़ आपका कंप्लीट रहेगा। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा लेना, चाहे वो हम लोगों का जो किसी का भी हो, राइट। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चंस को लेकर के। आप तभी मिस्टेक करोगे अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं किया है, कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, राइट। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये अनफेमिलियर क्वेश्चन है, या इस टाइप के क्वेश्चन को हम नहीं देखें, या इस टाइप के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ें, ऐसा फील नहीं होने देंगे कभी भी, राइट। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मेक श्योर कि इस टॉपिक पे जो भी आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेंगे उसको आपको करना है जा करके, राइट। ऐसा क्यूज के फॉर्म में रहेगा, ऐसे ही सेम MSQ MCQ सारे, तो उसको एकदम 100% वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स डालेंगे हम, राइट। लास्ट ईयर जो भी लोग इनरोल्ड हुए थे आपको प्रोबेबिलिटी में, चाहे लीनियर अलजेब्रा में, चाहे कैलकुलस में, तो जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप का पार्ट है ना, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो है अपने कोर्स में ऐड किया था, राइट। तो वो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल सब्जेक्ट को बिल्डअप करने के लिए, राइट। तो मेक श्योर कि वो सारे क्यूजेस जो हैं वो छूटने नहीं चाहिए, राइट। अदरवाइज़ फिर नहीं तो क्या करेंगे कि हम उसमें ट्रैकिंग वगैरह लगा देंगे और देखेंगे कि कौन कौन बच्चा जो है अटैम्प्ट कर रहा है उस क्यूज को। अभी ट्रैकिंग मैंने ऑफ करके रखा है, राइट। अदरवाइज़ हम इसलिए ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रैक एक्चुअल में नहीं करना चाह रहे हैं। अगर हम ट्रैक करें तो फिर आपको कॉल करके फिर और तब पूछेंगे कि अगर आप क्यों नहीं कर रहे हो, इनरोल्ड हो तो उसको क्यों नहीं अटैम्प्ट कर रहे हो। कोर्स लेने का ये मतलब नहीं है कि अब पढ़े लेकर के सो गए, ऐसा कभी नहीं करना है, राइट। तो इस चीज़ को मेरे अंदर अभी इनेबल्ड ना होने दो, और मेक श्योर मैं ये लेकर के चलूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेंगे वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस करोगे, राइट। जाने नहीं देंगे, लीनियर अलजेब्रा सिखा के आपको भेजेंगे, और आप गेट में अच्छा करो ना करो वो कम्प्लीटली आप पे है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, राइट। बट हम आपको सब्जेक्ट अपने ओर से तो सिखा करके भेजेंगे अगर आप यहाँ पे आए हो, राइट। ऑल राइट, दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।